ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अक्सर ये नाम आता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? तो समझना होगा कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं उसका मान। इसका भी कुछ लिमिटेशंस है न्यूटन्स लॉज का। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखिए यहां पर अगर दो मासेस है, m1 है और ये m2 है, तो ये देखिए सेंटर टू सेंटर जो मिलाने वाला जो लाइन होगा, इसी के क्रॉस इनका अट्रैक्शन होता है। हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, एकदम सेंटर टू सेंटर एकदम एक ही लाइन में होता है। तो न्यूटन जो नियम दिया था वो क्या दिया था कि फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती होता है। The force of attraction between two body is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये देखिए यहाँ पर R सेंटर टू सेंटर इसका सेपरेशन है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 ये हो जाएगा A प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब देखिए यहां से अगर प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है g, m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो g का मान किसने दिया था? g का मान केवेंडिश ने दिया था। The value of G is given by Cavendish. G को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G का मान कितना होता है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। यहां से भी आप निकाल सकते थे यूनिट को। G इक्वल टू अगर हम निकाल लेंगे यहां से FR स्क्वायर बाई m1 m2 तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट यूनिट से ही हम लोग लिख देंगे। जो यूनिट है G का, SI यूनिट जो है यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। यही सब लोग डायमेंशन लिख दे डायरेक्ट। G का डायमेंशन लिखना हो तो फोर्स का क्या हो जाएगा? m न्यूटन है यहाँ पर mLT-2 L स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, kg का स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो m
देखिए पावर 1 है m-1 L3 L3 T-2, अर्थात m का डायमेंशन क्या होता है, घात होता है, तो m का कितना -1, L का 3 और T का -2 होगा, m इनवर्स L3 T-2। तो ये आपका बीमा हो गया जी का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले थोड़ा सा कि अगर मान लिया जाए कि कोई 1 kg का पॉइंट मास है और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स? F इक्वल टू G m1 m2 बटा r स्क्वायर, ये हो जाएगा F 6.67 10⁻−11। और देखिए m1 1, m2 भी 1 है और r भी 1 है, तो 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा आपका 6.67 10⁻−11 न्यूटन। ये देखिए हो गया। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशन फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, F इक्वल टू स्केलर फॉर्म, ये G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये स्केलर फॉर्म हो गया। अगर वेक्टर बनाना चाहते हैं तो G m1 m2 बटा आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर से गुना कर दीजिए इसको। यूनिट वेक्टर कितने के बराबर होता है? वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड होता है डिवीजन में। ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अगर बनाएंगे कैसे, तो वेक्टर में उसी के मॉडुलस से भाग लगा दिया जाता है, तो यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा F G m1 m2 बाई आर क्यू, और ये आर वेक्टर हो जाएगा। देखिए देखिए कभी कभी लोग माइनस यहां लगाते हैं तो ये शो करता है कि अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। लिमिटेशन है इसका, देखिए न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, ऑब्जेक्टिव एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम केवल गोलीय पिंडों के लिए लागू होता है या परिभाषित है। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज ओनली वैलिड या डिफाइंड फॉर स्फेरिकल बॉडी। तो देखिए अगर आप लोग पॉइंट मास भी बोलेंगे तो बहुत छोटा हुआ है, उसको स्फेरिकल ही कंसिडर करते हैं, या स्फेरिकल बॉडी के लिए। और ऐसे लगभग जितने भी ब्रह्मांड में पिंड हैं वो लगभग स्फेरिकल ही हैं। बहुत अलग अलग साइज का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए इस तरह का, तो ये सेंटर ऑफ मास एक जगह, ये उसको दिखाना पड़ेगा ना। तो इस तरह का अगर कोई बॉडी है उसके लिए हम लोग नहीं डिफाइन कर पाते हैं, ये आपका गलत रिजल्ट देगा। या तो पॉइंट मास होना चाहिए या स्फेरिकल होना चाहिए, क्योंकि बॉडी का साइज अलग डिफरेंट होने के कारण वो एक पॉइंट पर मास कंसंट्रेटेड नहीं होगा, और उसके कारण जो है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो गलत हो जाएगा वो। इसीलिए हम लोग या तो पॉइंट मास कंसीडर कीजिए और नहीं तो फिर स्फेरिकल बॉडी कंसीडर कीजिए, तो वो दोनों में आपका आ जाएगा। अब देखिए यहां पर एक जो है एक इनर्शियल मास की हम चर्चा करते हैं, इसी में इनर्शियल मास, और एक तरफ कर देते हैं ग्रेविटेशनल मास। जड़त्वीय
द्रव्यमान और ये होगा आपका गुरुत्वीय द्रव्यमान। अक्सर ऐसा आपको दिमाग में आता रहता है। देखिए, मान लिया जाए कि कोई यहाँ पर बॉडी है, एम मास है, ऐसा फोर्स अप्लाई ये किया जा रहा है और इससे ए त्वरण प्रोड्यूस हो रहा है, F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अगर डिफरेंट मास का ऑब्जेक्ट है और उसमें सेम अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो आपको डिफरेंट फोर्स लगाना होगा। अगर ये छोटा है तो इसमें छोटा बल लगेगा, ये बड़ा मास है तो बड़ा बल लगेगा। और ऐसे भी जानते हैं कि इनर्शिया क्या होता है, डायरेक्ट मास एक तरह से। तो यहां से अगर m जो निकालेंगे F बाई ए, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। क्योंकि यहां पर हम लोग को ए सेम रखना है, तो बड़ा मास तो बड़ा फोर्स, छोटा मास तो छोटा फोर्स लेगा। इसको हम लोग को सेम रखना है। यहाँ पर ये हम लोग यहाँ कांस्टेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और ये गुरुत्वीय जो द्रव्यमान होता है, मान लीजिए कि अर्थ का किसी बॉडी के बीच में जो आकर्षण होगा वो हम लोग भार के द्वारा निकालते हैं। वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीबॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। माने भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो देखिए W बराबर mg होता है। देखिए इसमें ये सेम रहता है, आप देख सकते हैं सेम। और जनरली हम लोग भार तुला के द्वारा मापते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको कि जैसे आप मान लीजिए कि मून पर चले गए तो यहाँ पर क्या होता है कि ये g जो है ना G/6 हो जाता है। तो भार भी आपको कितना हो जाएगा, 1/6 के रेशियो में आ जाएगा। ये माने कि 1/6 हो जाएगा। माने W मून यहाँ का देना जाए या W डैश किया जाए। तो कहने का मतलब है कि मास आपका वहां भी नहीं बदलता है। यहाँ देखिए जैसे मास जो है पूरे ब्रह्मांड में एक तरह से नहीं बदलेगा, क्योंकि देखिए G इफेक्टेड हुआ तो यहाँ भार इफेक्टेड हुआ। तो यहाँ जो ये मास यहाँ निकलेगा M W/G, क्योंकि ये G बदलेगा तो W बदल जाएगा। लेकिन अगर ये स्थिर रखेंगे तो आपका रेशियो स्थिर ही रहेगा। तो यहां पर दोनों से अगर मास निकाला जाए तो दोनों का मान समान होता है, मात्रक भी समान होगा। यहां पर लिख दिया जाए, नोट करके यहां पर लिख दिया जाए कि जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान का मान और मात्रक समान होता है। क्योंकि दोनों से अगर हम मास निकालेंगे तो दोनों सेम होता है। इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास आर सेम। दोनों स्थिति में क्या होगा, सेम हो जाता है। देखिए इसको हम लोग दूसरे तरीका से इसको प्रूव करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे इसको। मान लिया जाए यहां पर कि गुरुत्वीय द्रव्यमान हम ले ले m1 m2, इसको ले ले गुरुत्वीय द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल मास ले लें। क्या होगा, F1 बराबर G m1 बाई आर स्क्वायर और F2 हो जाएगा G m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ डिवाइड कर दीजिए, F1 बाई F2, ये हो जाएगा आपका कितना, कट जाएगा m1 बाई m2 हो जाएगा। और जड़त्वीय द्रव्यमान मान लिया जाए m1 m2,
जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान इनर्शियल मास मान लिया जाए, ये मान लिया जाए। तो देखिए यहां F1 क्या होगा, M1 G1 F2 M2 G2, इसमें भी डिवाइड कर दें, F1 बाई F2 M1 G1 M2 G2। देखिए आप जानते हैं कि चाहे मास कुछ भी हो, सभी का गुरुत्वीय त्वरण समान होता है। ऑलरेडी आपको पता है G1 बराबर G2, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले से आपको ये पता है कि कोई द्रव्यमान कुछ भी हो, गुरुत्वीय त्वरण सबका समान होता है। तो यहां से हो गया F1 बाई F2 इक्वल टू M1 बाई M2। देखिए इससे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको अगर 1 इक्वेशन मान ले, इसको 2, तो फ्रॉम 1 और 2 से आप देखिए, 1 और 2 से आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, M1 बाई M2 इक्वल टू M1 बाई M2। तो यहाँ से आप प्रूफ हो जाता है कि जो आपका गुरुत्वीय द्रव्यमान है, ग्रेविटेशनल मास जो है, वो जड़त्वीय द्रव्यमान इनर्शियल मास के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड में आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट एकदम क्लियर है यहाँ पर। ओके।